फर्स्ट ईयर के बच्चे भैया 1 करोड़ का प्लेसमेंट के लिए मुझे रोड मैप बता दो, मेहनत करने के लिए हम रेडी हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत सही बात है कि लोग ना सही साथ डर जाते हैं कि यार कंपटीशन बहुत सारे बच्चों से, पर जब आप ये बात समझते हो ना, इसको इसके डेप्थ में जाते हो कि नहीं है, तो आपको मजा आने लग जाता है, आपको लगता है यार तो सही है। मैंने तो तभी करा था भाई गेट की तैयारी, मैं तो पूरा लॉजिकल, मैंने पहले भी बच्चों को बता रखा है, मैंने देखा आईटी के बच्चे है नहीं हाँ कंपटीशन में, एनआईटी के होंगे नहीं बच्चे, कौन सारे बिल्कुल अपने जैसे लोग बच्चे टियर 3 वाले। हाँ वही होता है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं ना एक चीज को शुरू करने में, वो शुरू ही नहीं कर पाते, वो तो कर ही नहीं पाते, रोड मैप पे रोड मैप, रोड मैप पे रोड मैप। मैं आज बैठा, मेरे को मान ले मैंने सोचा, सिंपल सोचा कि मुझे Node.js पढ़नी है, एक्शन सीधा सिंपल अगला एक्शन। हाँ जी गुरुजी, ठंडा हो रहा है आजकल दिल्ली में, बहुत ठंडा भी और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। हमारा बैकग्राउंड देख के लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ है ये भाई, ये दिल्ली है भाई। तो बस थोड़ा एक ग्राउंड मिल गया हमें दिल्ली में बैठने के लिए। हाँ, और ऊपर ना प्लेन चल रहे हैं, तो बीच बीच में वीडियो में कट आता रहेगा, अभी भी एक और जा रहा है, तो ये वाला कट हम रहने देते हैं। ओके, तो यार आज क्या डिस्कस करें हम? यार मेरे हिसाब से ना हमें बच्चों के मन में ना सबसे पहले एक डाउट रहता है कि जब वो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, तो कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एक बहुत ही अच्छा पैकेज वो ले सकते हैं, 25 लाख 50 लाख। मतलब बिगनर का तो वही रहता है यार, जब वो पहली बार आता सीधा 1 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करता बिगनर तो। हमारे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा यार ये बात तो। फर्स्ट ईयर के बच्चे भैया 1 करोड़ का प्लेसमेंट के लिए मुझे रोड मैप बता दो, मेहनत करने के लिए हम रेडी हैं। बिल्कुल। और एक पहले तो अभी जो बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, या फिर आप भी होंगे, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पहले तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट रहते हैं। एक तो एक ही सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट निकालना है, आईआईटी का उनके सामने फेलियर रहता है, लाइफ में करना क्या है कुछ उन्होंने फिगर आउट कर नहीं रखा। और मुझे लगता है ना कि कॉलेज के एनवायरनमेंट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है यार। जब हम अपने बीटेक कॉलेज में थे तो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था, जब हम गुवाहाटी में थे, आईआईटी गुवाहाटी में थे, तो एनवायरनमेंट बहुत ही अलग था। हाँ, उसको तो फर्क पड़ेगा ही, और फिर अपॉर्चुनिटी का भी फर्क पड़ता है ना कि कहाँ से तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी का बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों में मोटिवेशन भी नहीं रहता, जब वो देखते हैं कि सब मस्ती कर रहे हैं, मैं भी मस्ती कर लेता हूँ भाई। बिल्कुल, और बताने वाला कोई होता ही नहीं है, सब एक ही जैसे बात कर रहे होते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया, तू भी कर ले। तो भेड़ चाल ज्यादा हो जाती है मुझे लगता है कॉलेज टाइम पे ना। तो काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि गुरुजी आपका कैसा था फिर फर्स्ट ईयर? यार जैसे बाकी बच्चों का रहता है वैसे ही था। मतलब मन में कोई ऐसे रोड मैप नहीं था मेरे, बस चल गए थे कि हाँ ठीक है, सब क्या कर रहे हैं, C++ पढ़नी है, सबको समझ आ गया पहली बात तो कि C++ पढ़नी है। 12th में थी, 11th 12th में थी मेरे पास, हाँ 11th 12th में थी। अच्छा। पर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी। अच्छा, मैंने अच्छा, बस अच्छा, पास हुआ था। मतलब नंबर आ गए थे कि 12th में नंबर आ जाए, इतना ही पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा था कि इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल करेंगे, अच्छा शायद वही असली इंजीनियरिंग है। फिर थोड़ा बहुत किसी ने बताया कि यार अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए आगे, तो कंप्यूटर साइंस में मिलेगी। और उस मैकेनिकल का स्कोप अब खत्म हो गया है, तो हमारे टाइम से फिर यही चल रहा था कि कंप्यूटर साइंस में मेरे तो रिश्तेदार मुझे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले कह रहा था। ये ले ले। अच्छा मैंने लिया। तूने तो बताया भी था ना कि तुम्हारे वहाँ होटल मैनेजमेंट चलता था और आर्मी में ज्वाइन करो। वो तो पहली ऑप्शन हट गया था। हाँ। जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था, एक कह रहा सीधा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले ले भाई। वो उसमें बहुत स्कोप है। मैंने भी इसीलिए ली थी सीएससी की। सब यही कहते थे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, मार्क्स आ जाते हैं और प्लेसमेंट अच्छी जॉब लग जाती है सबसे पहले उन लोगों की, तो ज्यादा मेहनत करने का काम नहीं है। और उस टाइम अच्छी जॉब हमारे लिए होता था, हमारे कॉलेज के हिसाब से 4-5 लाख का पैकेज भी लग गया, तो टॉप पैकेज लग गया हमारा, मजा आ गया। गुरुजी का फोन आ रहा है अभी तो। हाँ, हमारे कॉलेज में वही था यार, 3-3.5 का टीसीएस आती थी या फिर विप्रो आ जाती थी, उसमें भी वो 25-30 या 40 बच्चे को लेके जाती थी, तो पूरा कॉलेज खुश हो जाता था। नहीं, हमारे में थी कुछ कंपनियां आती थी, लेकिन पैकेज वही था 4-4.5। अच्छा। एक कंपनी का 2-4 कंपनी थी जिनका 5 लाख तक जाता था, पर इतने में ही सब फिनिश हो जाती थी और प्लेसमेंट हो जाती थी खत्म। फिर भी कई बच्चे अनप्लेस रह जाते थे जिनकी कहीं नहीं लगी। वो तो होता ही है। जब मैं आया था ना फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम में तो मैंने तो पहली बार ही कोडिंग यहाँ आके पढ़ी, कॉलेज आके। वो भी मैंने सेमेस्टर के लिए पहले मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा चलो पढ़ के देख ही लेते हैं। तो हमारे टाइम पे सौरभ शुक्ला सर के लेक्चर होते थे। हाँ, तुमने देखा होगा सौरभ शुक्ला सर के हर एक चैनल होता, सी का अलग चैनल, C++ का ऐसे करके जावा का रहता था। बिल्कुल। तो मैंने सी से स्टार्ट करी थी। इनिशियली मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था सच में, जबकि सौरभ सर बहुत सही पढ़ाते हैं, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कह रहा क्या है ये studio.h int main क्यों लिखना है भाई, क्या लिखा रहे हैं। यार मेरा पता है एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब हमारे फर्स्ट क्लास हुई थी ना C++ की, तो हमारे टीचर भी शायद ऐसा ही था। उसने आगे क्या किया, बोर्ड पे
एकदम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख दिया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम कॉनियो इंट मेन शुरू किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और फाइनल बंद कर दिया ब्रैकेट। हाँ। और कहा कि ये सब करके तुम्हारी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ यार ये सब क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इतना नोट पैड पे लिख दो हेलो वर्ल्ड क्या है ये। वही भाई हमसे भी ऐसी कोड लिखा उन्होंने इतने। हाँ, कैलकुलेटर का कोड लिखा है, मैंने कहा कैलकुलेटर तो है हमारे पास ये हमें क्या कोड कर क्यों रहे लिखा रहे हैं? तो ना मतलब वही था, हमें समझ ही नहीं थी कि हम एक्चुअली जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हाँ। पर्पस क्या है इसका। तो शायद ना पढ़ाने का तरीका भी ना आजकल तो मुझे नहीं पता, मतलब जब हम आईआईटी में थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मेजरली कॉलेजेस का आईआईटी में वही हाल है भाई। मतलब पढ़ाने का तरीका वही हो रखा है कि बच्चों को ना आप कंफ्यूज ज्यादा कर देते हो, उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, फिर आपने उनको इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लिख के दे दिए, वो उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब ना मतलब से हमने भी सहा और आजकल मुझे लग रहा है बहुत बच्चों को परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है टियर 3 कॉलेज में पता क्या हो जाता है, ये फिर जो जनरल कॉलेज में वो टीचर बहुत साल से पढ़ा रहा है, 15 20 25 साल से, वो बोर हो जाता है पढ़ा के। हम भी हो जाएंगे अगर आप सेम चीज सेम सब्जेक्ट बिल्कुल सेम तरीके से, और आपको पता है बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। हाँ, और उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लेसमेंट्स हर कोई टाइम पास ही करेगा भाई, सैलरी मिल रही है आराम से। जब वो नया टीचर आता है वो दिखाता थोड़ा जोश, वो आता बड़ी फिर उसका भी कुछ टाइम तक फिर वो ढीला हो जाता है, उसका भी जोश सबका हो जाएगा मुझे लगता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो बहुत फर्क है ना जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री में डिमांड की जा रही है, बहुत गैप है उसमें मेरे को लगता है। हमारी क्लास में था एक बच्चा, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, बिहार का था वो बंदा, तो वो लेके आया था कोई कोर्स यार 30-40 हज़ार का कोर्स लेके आया था, पता नहीं AIML का लाया था, कहाँ से लाया था पता नहीं, मशीन लर्निंग का कोर्स। और भाई पूरी क्लास उसकी फैन, सिर्फ इससे कि उसने 30-40 हज़ार का कोर्स ला रखा है खरीद लिया और सीधा मशीन लर्निंग सीख रहा है, हमें सी का कोड नहीं आता। मशीन लर्निंग का तो ऐसा है कि मेरा एक वाइवा हुआ था फर्स्ट ईयर के लास्ट में, और हमने ना ऐसे ही बड़े अच्छा बच्चे लगने के लिए सर से पूछ लिया कि वो ऊप्स एक सब्जेक्ट था हमारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उससे उन्होंने पूछ लिया कि सर आगे अगर प्लेसमेंट अच्छी चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए। तो सर ने बोला मशीन लर्निंग पढ़ो, बड़ा ट्रेंडिंग है। और मैंने पहली बार वो वर्ड सुना था मशीन लर्निंग, मैंने ये है क्या चीज़, मशीन भी लर्न करती है क्या। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया, और उस टाइम तेरे को पता होगा एंड्रयू का एक कोर्स चलता था मशीन लर्निंग का कोर्सेरा पे। नहीं वो हमारी क्लास में ऐसे फेमस हुआ था, 1-2 बच्चे थे उन्होंने लिया था, तो वहाँ से ना फैल गया कि भाई एंड्रयू मशीन लर्निंग बहुत अच्छा पढ़ाता है। अच्छा। तो सब ने वो कोर्स ले लिया और सब उसी कोर्स पे लगे पड़े हैं। समझ किसी को नहीं आ रहा है, किसी को C++ ढंग से नहीं आती भाई, कहा हम भाई कॉलेज में एक दिक्कत मैंने देखी, हर कोई बच्चा प्रिटेंड करता है उसे सब कुछ आता है, हर्ड मेंटालिटी चलती है पूरी। नहीं वो प्रिटेंड भी करता है उसे आ गया, तो ये लगता है कि हर बच्चा ऐसी प्रिटेंड करता है कि आता उसे आता है, ये तो आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। भाई तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे होंगे। अरे अपनी क्लास में था जब IIT गुवाहाटी में वो लड़का जिसका प्लेसमेंट नहीं लगा था, समझ गया वो दिल्ली वाला, ठीक है समझ गया मैं भाई उसका रिज्यूमे कोई देख लेना, उससे इतनी सारी चीजें डाली हुई थी, सब कुछ। हम सोचे भाई इतना आता भी है इसे, क्योंकि हमें नहीं आता था, उसने इतना ज्यादा उसके अंदर डाला हुआ था। तो लोग शो ऑफ भी बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, ओवर हाइप कर देते हैं, जितना उनको नॉलेज भी नहीं है और उनको लगता है उन्हें आता है। मतलब लोगों को लगता है अगर मैंने जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज समझ ली ना तो मुझे जावास्क्रिप्ट आ गई। अगर आज बैठ के मैंने Node.js पे 2 मेथड लिख दिए तो मुझे Node.js आ गई फिर बन गया मैं फिर जब हम इंटरव्यू देते हैं ना तब हमें पता लगता है नहीं भाई अभी तो बहुत कुछ नहीं आता। मैंने देखा है, पता है मैंने मतलब जब हम कंपनी में इंटरव्यू देते थे ना, बीटेक के टाइम की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो एक प्रोजेक्ट में मैंने MongoDB यूज कर ली। यूज क्या किया, डेटा स्टोर कराया, डेटा रिट्रीव कर लिया, तो मैंने रिज्यूमे में डाल दिया MongoDB आती है। अब वो तो क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा MongoDB का आर्किटेक्चर ये क्या होता है, हमें तो ये पता है डेटा गेट कैसे करते हैं, पुट कैसे करते हैं। तो वही है कि हमें लगता है कि एक टेक्नोलॉजी को यूज करना उसे आना हो गया, आना होता है। वही है ये वही है ना कि जैसे कि हमने गाड़ी चलाना सीख लिया, लगा हमें गाड़ी के बारे में सब पता है, अब हम मैकेनिक हैं, लेकिन टायर चेंज करना भी नहीं आता हमें। जैसे आज लोग AI के साथ कर रहे हैं, API कॉल करना आ गया, ये आ गया, AI सीख लिया, खत्म हो गया सिलेबस खत्म। API की निकालनी आती है मुझे, उसे अपने ऐप में लगाना आता है और उसको यूज करना आता है। तो और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे फर्स्ट ईयर के? और हाँ तूने लिया था कोई कोर्स वगैरह इसके अलावा? ये हुआ था, मतलब ऐसा था कि हमारे टाइम पे ना कोडिंग निंजा बहुत चलता था। अच्छा। क्योंकि YouTube पे इतनी मार्केट नहीं थी उस टाइम कोर्सेज की, बहुत कम अच्छे कोर्स थे। तो तो बैग भी था शायद कोडिंग निंजा का कॉलेज में। हाँ बैग भी था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर खत्म होते होते ना काफी बच्चों ने, मतलब कोई 1-2 बच्चे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं ये कल्चर, तो उन्होंने ले लिया कोडिंग निंजा का कोर्स। और वो मेंटालिटी होती है ना भाई महंगा कोर्स है,
तो मतलब मैं सीरियस हूँ लाइफ में। हाँ। उस टाइम वो 21,000 का कोर्स हुआ करता था और मैंने सोचा यार बड़ा महंगा कोर्स है, लेकिन लोगों ने बताया ये कोर्स करके ही प्लेसमेंट लगती है भाई, बिना तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और उन्होंने C++ और DSA कवर करवाया था। अच्छा। तो भाई शौक में मैंने वो कोर्स खरीद लिया, 21,000 रुपये इकट्ठे करे, घर वालों से मांगे कि भाई कोर्स खरीदना है, यही चाहिए, और फिर वो किया। फिर कुछ बच्चों ने मिल करके भी खरीदा कि आपस में शेयर कर लिया कि थोड़ा पैसे बढ़ जाएंगे, तो वही हमने खरीदा था। अब सही बताऊं ना तो ऐसे कोर्सेज के नाम पे तो उस टाइम ना ये बहुत चलता था कि 20,000 40,000 के कोर्स लोग खरीद रहे हैं, पढ़ कोई नहीं रहा। अब कंसिस्टेंसी किसी लोग की आज नहीं भी है खरीदते हैं भाई, आज भी खरीदते हैं यार। 30-40,000 के C के कोर्स, C++ के कोर्स। और पता है दिक्कत ये, आप खरीदो लेकिन अगर आप उससे कुछ सीख पा रहे हो, उतना आउटपुट निकाल पा रहे हो तो भी ठीक है। मतलब तूने एक बार के लिए 40,000 का कोर्स खरीद लिया, पर फिर तेरा पैकेज भी 25-30 लाख रुपए का लग गया, तो तूने तो आधे महीने की सैलरी में से भी कम में खरीद लिया ना। पर सी का कोर्स कौन खरीदेगा भाई? सी में नहीं, मतलब एक अच्छी मान लो तुम कुछ बहुत बढ़िया चीज सिस्टम डिजाइन सीख रहे हो, कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो समझ आता है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों को ना मुझे लगता है पागल बहुत बनाया जाता है इस नाम से। यार फर्स्ट ईयर छोड़, तूने देखा होगा 9-10th के बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं लैंग्वेज का 20-30 हजार रुपए में कि हम तुम्हें रेडी करेंगे बिल्कुल फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, हम तुम्हें जेन एआई पढ़ा देंगे। 40,000 का कोर्स हमसे खरीदो। और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होता है ना लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों के नाम पे पेरेंट्स ना खर्च देते हैं पैसे। वही। कितने कंपनीज हैं जिन्होंने अपने टैबलेट्स तक बेचे थे बच्चों को कि हम तुम्हें पूरा, मेरे मामा के बच्चे को बेचे थे भाई और टैबलेट अब चलता भी नहीं है कि हम तुम्हें सब पढ़ाएंगे। आज भी हैं वो। हाँ। मतलब जो ना उन्हें लगता है कि हम पढ़ा भी देंगे और बच्चों को थोड़ा पागल भी बना देंगे कि पैसे खींच पाए उनसे। तो मेन तो कल्चर यही चलता था। तो हमने ये भी बहुत गलतियां की थी यार, कोर्स खरीदना, ये करना वो करना, क्योंकि कॉलेज में बच्चे खरीदते थे तो हमें लगता था हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। फोमो होता था ना सबको कि यार तुमने नहीं खरीदा, उन्होंने पढ़ लिया तो उनकी तो लग जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता था इस वजह से भी हम बहुत ज्यादा कोर्सेज खरीद लेते थे इधर-उधर के फालतू के। फिर तूने सीरियसली प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट करी? मैं कोडिंग, जब तुझे एक लैंग्वेज आ गई, वो कब हुआ वाला फेज आया था शायद सेकंड ईयर के लास्ट में आते ना। DSA जब समझ आई थी होती क्या है, उससे पहले तो हमारी क्लास थी, मतलब जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का एक सब्जेक्ट था प्रॉपर। उसमें जो प्रोफेसर थे वो अरेज वगैरह पढ़ाते थे। लिंक लिस्ट समझ हमें कुछ नहीं आती थी, अरेज समझ आता था मुझे बस, क्योंकि वो सिंपल था, समझने में इजी था। ऐसा नहीं कि उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, नहीं, लेकिन समझने में इजी तो समझ आ गया था। फिर किसी ने बताया कि भाई इंटरव्यूज में DSA पूछते हैं, लिंक लिस्ट कुछ होता है, ग्राफ ट्रीज कुछ होते हैं। तो ना एक वीडियो थी यार जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मतलब एक कोर्स था जिसमें ट्रीज को कैसे बनाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह, और उसमें रिट्रीवल वगैरह कैसे करते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं वगैरह, छोटी मोटी चीजें सीखी थी। तो मुझे लगा मेरा ट्री हो गया, खत्म, यही है ट्री। फिर अब जंप करते हैं ग्राफ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो इस तरह से मैंने शुरू किया था कि पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज ली, और फिर मुझे लगा यही है, इतना करना होता होगा शायद। इंटरव्यू में पूछते होंगे क्या तुम्हें ट्री में एक एलिमेंट ऐड करना आता है, या फिर ट्री को रिट्रीव मतलब ट्रैवर्स करना आता है। मैं कहूँगा आता है, वो कोड करवाएंगे, मैं कहूँगा हो गया। लेकिन फिर ना यार जब पता चला ना भाई GFG पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो समझ आया यार बहुत ज़्यादा कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है। एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो। और फिर मैंने शायद थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से अच्छे से बैठ के DSA शुरू करी कि प्लेसमेंट लग जाए अच्छी खासी। भाई GFG का नाम तो तक तो मैंने फाइनल में जाकर मैं कॉलेज में गया था, वो भी तब सुना जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था कि वहाँ नोट्स दिखते हैं। ये भी पता इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने GFG का नाम पता है कैसे सुना? हमारे ना एक सेमिनार हुआ था जिसमें ना ऐसे पूछा था गीक्स फॉर गीक्स का नाम किस किसने सुना है। तो कुछ बच्चों ने उठाया, कुछ बच्चों ने नहीं उठाया, मैं उनमें से था जिन्होंने नहीं उठाया। और उन्होंने बोला जिन्होंने गीक्स फॉर गीक्स का नाम नहीं सुना और तुम कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? और मुझे लगा कि ऐसा क्या है भाई, ये मैंने सुना ही नहीं है, क्या चीज़ है ये? क्योंकि उस टाइम ना बहुत हमने 2015 में मैंने बीटेक स्टार्ट की थी, और उस टाइम ना कल्चर बहुत ही अलग था यार आज के कल्चर में। आजकल तो यार स्कूल के बच्चों ने सुना होता है वाले नाम। तो उसके बाद मैंने डिस्कवर किया कि अच्छा यार ये एल्गोरिदम्स होते हैं, ये हम पढ़ते हैं, इतना सारे एल्गोरिदम्स हमें समझने चाहिए, तब जाकर के हमें मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारा कंप्यूटर साइंस का बेस बनेगा। क्योंकि तब तक ना बेस ही नहीं था, सही बताऊं तो। हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को क्या समझते थे? हम समझते थे कि लैंग्वेज सीख लो, लैंग्वेज के पीछे पागल थे, C++, पाइथन। और मैंने देखा था बच्चे ज्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के पीछे ज्यादा पागल। ये मुझे लगता है आजकल के बच्चों का भी डाउट होता है यार। अगर मैं बोलूँ ना मेरे क्या चीज़ बेस्ट वर्क करी कि मैं ना लैंग्वेज के पीछे पागल नहीं हुआ, कि मैंने पहले गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जितना मैंने खुद का एनालाइज किया। क्योंकि मेरे को थर्ड ईयर तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी, C++ आती थी थोड़ी बहुत, कि फॉर लूप घुमा लिया, वो भी ढंग से घुमाना नहीं आता सच में। और तैयारी हुई कि उसके बाद जब गेट की तरफ गया, वहाँ पे मैंने DSA पढ़ा, पर वहाँ पे कोड लिखना पड़ता था, वहाँ पे सूडो कोड लिख के काम चलता था, कोड लिखते थे अपन, है ना।
तो वहाँ पे पूरा फोकस उसके ऊपर था हमारा, किसके ऊपर, लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, कि तुम डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्गोरिथम क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। तब वहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ यार यहाँ पे तो ये पूरा मैथ्स ही है, सोचना वैसे ही है सब कुछ। वो लॉजिकल लगा, फिर मुझे कंप्यूटर नेटवर्क लॉजिकल लगा, हाँ। ऐसे मुझे बाकी सब्जेक्ट लॉजिक, वहाँ से मुझे फील आया कि नहीं यार सब कुछ तो लॉजिकल ही है। मैं इस पे तेरे से एग्री करता हूँ। पता है जब हमने गेट दिया ना तब मुझे समझ आया लॉजिक बिल्डिंग एक्चुअली क्या होती है। हाँ। और वो जो कंप्यूटर साइंस में हम 4 साल तक पढ़ रहे थे ना, हाँ। गेट में आके समझ आया कि क्यों पढ़ रहे थे, क्या उसका पर्पस था, क्या यूज था, कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गए। क्योंकि ना फिर हमारे पास प्रेशर नहीं था कि प्लेसमेंट देनी है, प्रेशर था एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा और आप रट के जा नहीं सकते। तो उससे ना मेरे को लगता है मेरी पूरी इंजीनियरिंग ना मैंने गेट में आके करी है। उससे पहले तो वही सबने टाइम वेस्ट ही किया हमने। आजकल भी तो बच्चे वही कर रहे हैं कि भाई भैया पैटर्न रट लेता हूँ हर चीज़ के, डीएसए क्वेश्चन करने बैठो पैटर्न रट लो। भाई नहीं बन पाओगे इंजीनियर अगर आप में से कोई बच्चा देख रहा है वो इस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहा है कि मैं सब कुछ रट लूंगा, सब कुछ रट लूंगा, नहीं रट पाओगे। वही है ना, सिमिलर नहीं है। जब हम 11th-12th में थे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब आया था तो कुछ बच्चे थे कि स्टार्टिंग से सीखते थे कि ये होता क्या है। मैं तो कुछ बच्चे थे ना पैटर्न रट लो कि अच्छा अगर ये फॉर्मूला आएगा तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। उन बच्चों का ना नुकसान ही होता है। ये तो हमें देख के पता चल गया। ये तो मुझे पता भाई, है ना, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब भाई। तो दिक्कत ये है कि जब हम पैटर्न बस सॉल्व करना आता है, यहाँ जीरो लिखना है या 1 लिखना है, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड ही हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या रहते थे स्टेप, खत्म। मतलब उसको क्वेश्चन नहीं करना कि ये अगर तुम्हें ऐसा दिखा तो ये कर देना, ये दिखा तो ये कर देना। और ये ना हमारे बचपन से हमें यही सिखाया गया भाई, पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग। हाँ बिल्कुल। अभी इलॉन मस्क आया था, इलॉन मस्क ने कहा था भाई इंडिया आगे भाई कि उसका जो पढ़ने का तरीका वो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल है। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि तुम बैठ के रट्टा मारे जा रहे हो। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का मतलब ये है, सिंपल, जिन बच्चों को नहीं पता, कि जब भी तुम कुछ चीज पढ़ते हो तो तुम्हें ना पहले स्टोरी सुनाई जाती थी, फिजिक्स में भी सुनाई जाती थी कि भैया वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था, कि उस चीज़ की हमें नीड पड़ी, तब हमें वो टॉपिक एक्चुअल में समझ आता है। मान लो अगर तुम आज एरे पढ़, चलो तुम कोई लैंग्वेज ही पढ़ रहे हो, C++, पहला सवाल तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि चलो मैं C++ पढ़ लेता हूँ। पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए कि भाई लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है क्यों। जब तक तुम्हें वो जरूरत, वो नीड समझ नहीं आएगी ना, तब तक C++ मत पढ़ो, या कोई भी लैंग्वेज मत पढ़ो। भले तुम्हें चलो C++ आती है, कल को तुम्हें कोई कहता है चल भाई पाइथन पढ़ ले, सवाल ये होना क्यों पढ़ूं, ऐसी क्या नीड है जो मेरे C++ फुलफिल नहीं कर पा रहा है। या फिर पहले जब C++ आ गई थी तो पाइथन आई ही क्यों, क्या रीजन था उस लैंग्वेज को बिल्ड होने का। तो ये क्वेश्चन टारगेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल इसी को कहते हैं कि हम स्क्रैच से खुद से कुछ क्वेश्चन करें कि ये जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इसमें अगर मान ले हमने एरेस पढ़ा तो हमें अगर एरे हो गया तो लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है। वही अगर सारे डेटा लीनियरली स्टोर कर रहे हैं, एरे भी लीनियरली कर रहा है, लिंक लिस्ट भी, तो हमें क्यों लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी। और मुझे लगता है ना कंप्यूटर साइंस में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। फिजिक्स जैसे तूने एग्जांपल दिया, तो हमारी बुक्स में भी स्टोरीज ही होती थी ना यार। पहले एटम का मॉडल क्या था, फिर कोई और आया उसने इंप्रूव किया, फिर नील्स बोर आया, फिर हाइजेनबर्ग आया, तो सबका एक पाथ था, हमें समझ आता था अच्छा ये क्यों आया। अगर हमें सीधा बता देते, मुझे नहीं आता था भाई, टीचर पढ़ाता नहीं था। नहीं, मेरे को फिजिक्स रिसर्च बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं तो वही मजा आता था मेरे को स्टोरी सुनने में। तो मेरे को मजा आता था कि अच्छा कि पहले ये वाला मॉडल आया, ये फेल हुआ तो ये आया, ये फेल हुआ तो ये, इस तरह का कुछ इंप्रूवमेंट हुई ना। भाई हमारी क्लास में तो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन चलता था, वो फिजिक्स की बुक आती थी एनसीईआरटी की, वो टीचर आता था, एक बच्चे को खड़ा करता था, वो इंग्लिश में बोलता था, दूसरा बच्चे को खड़ा करता, वो हिंदी में ट्रांसलेट। मैंने कहा वाह, हो गया ही फिजिक्स खत्म। मैंने कहा वाह, वो यही चलता था भाई स्कूल में तो मेरे। तो शायद वही ना हमारा माइंडसेट फिर वहीं से ही तो आया कि यार पैटर्न रट लेते हैं। इसलिए देखो, हाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, देखो पैटर्न रटने से हमारा कुछ नहीं होगा। एआई देखा है, एलएलएम मॉडल देखें, वो पैटर्न रटने पे ही काम करते हैं। तुम उससे कोई सवाल पूछोगे ना, वो पैटर्न मैच कराता है। एआई तुम्हारा ना तो सोच पाता है, ना थॉट कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ पैटर्न मैच करता है। और अगर तुम्हें पैटर्न मैच में एआई से कम्पीट करना है तो तुम देख लो तुम कहाँ कम्पीट करने वाले उसके साथ। तो उस रेस पे जाओ ही मत, तुम उस रेस पे जाओ जहाँ पे तुम थिंक करोगे, जहाँ पे तुम सोचोगे। तुम उस रेस ही में ही मत पड़ो कि भैया मैं पैटर्न मैच करा लेता हूँ, इसको भी रट लेता हूँ, ये सिंटैक्स रट लेता हूँ, ये भी रट्टा मार देता हूँ। ये रॉट लर्निंग है अपनी कि मैं सब कुछ रट्टा मार दूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन हमको भी कहाँ सिंटैक्स याद आते हैं किसी चीज के, नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। और खासकर जब एआई आ गया तो आपको सिंटैक्स याद करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे तूने बोला कि आप उनसे पैटर्न में नहीं जीत सकते, उसके पास डेटा सेट पूरे इंटरनेट का है यार, तुम्हारे पास दिमाग छोटा सा है। अब तुम कहोगे कि एआई के पास भी तो थिंकिंग मॉडल है, पर वो थिंकिंग मॉडल वो नहीं है जो आप सोच सकते हो। तुम प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हो, उसके स्कोप को सोच सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो यार तुम एक प्रॉब्लम के साथ। वो वही पैटर्न मैच कर सकता है जो उसके पास डेटा सेट में है, या फिर कुछ अगर नया पैटर्न भी बना सकता है तो उस डेटा सेट को यूज करके थोड़ा बहुत बना सकता है। वो आपके थिंकिंग लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता, तो आप उसमें जीत सकते हो तो वो रेस खेलो।
और दूसरी चीज मुझे लगता है तभी तूने देखा होगा यूट्यूब पे ना पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम्स इसलिए भी बहुत बनती है कि यार ये पैटर्न्स के प्रॉब्लम कर लो तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा, ये अरेज के क्वेश्चन है, ये लीड कोड के सॉरी ये मैंने लिंक्डइन में डाल देखी, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा देखे इस पे व्यूज आते हैं ना 30 लीड कोड की प्रॉब्लम कर लो, ये 30 लीड कोड के पैटर्न कर लो डीएसए के, तुम्हारा हो गया। और पैटर्न में वही घिसे पिटे क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो आ जाता है एक तुम्हारा 2 पॉइंटर अप्रोच। मैं कह रहा हूँ समझ तो लो, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे हो तो स्लाइडिंग विंडो की जरूरत क्यों है? क्या क्वेश्चन इससे भी सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, कोई नहीं समझेगा, मतलब किसी को मतलब ही नहीं है। और इसलिए पता है दिक्कत क्या होती है, इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना तो आपने अगर क्वेश्चन रटा होता है तो आप बहुत अच्छा कर देते हो, पर कोई थोड़ा सा भी सवाल इधर उधर हो जाता है ना तो आप दिमाग तो लगा नहीं पाते, आपने तो पैटर्न रटा हुआ है, तो आप ना जबरदस्ती सोल्यूशन घुसाने की कोशिश करते हो और वो उसको समझ आ जाता है। मैंने तेरे को एक प्रॉब्लम दी जो तूने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से थोड़ी सी हटके थी, तो तू क्या करेगा, स्टैंडर्ड वाले को ही ना यूज करता रहेगा उसमें तू करके शायद सॉल्व भी कर दे, और मैं थोड़ा सा वो बदल दूंगा ना एज केस, मैं कहूँगा अच्छा ये कैसे हैंडल करोगे, तो तू अटक जाएगा। पर मुझे तो समझ आ गया ना कि तूने इतना अच्छा सोल्यूशन दे दिया पर तू थोड़ा सा एच केस हैंडल नहीं कर पा रहा, मतलब वो सोल्यूशन तूने रटा हुआ था, तेरा पास पैटर्न था कि मैं क्या करूंगा, एक आई पॉइंटर यहाँ, एक जे पॉइंटर यहाँ, इन दोनों को घुमा के मेरा काम हो जाएगा। इससे ज्यादा बुरा हाल तो मुझे उसमें लगता है वेब डेवलपमेंट में, वहाँ तो अंधी धुन रट्टा बंदी चलती है भाई, क्योंकि पहले क्या अभी भी यही होता है, जिस बच्चे को डीएसए समझ नहीं आता, जिसको कई बच्चे तो ऐसे में जिनको पैटर्न ही समझ नहीं आते, वो भाग जाते हैं वेब डेवलपमेंट की ओर, ये कर लेता हूँ। और वहाँ भी रट्टा मारना कि भाई मैंने सिंटैक्स याद करना है, मुझे समझना नहीं है कि कोई बच्चा रिएक्ट कर रहा है, उसको कुछ समझने से मतलब नहीं है, रटो भयंकर बैठ के, रटो सब रटो, सारे हुक रट दो, ये करता है ये करता है ये करता है, सब बैठ के रटो। लॉजिकल किसी को सोचना ही नहीं है, बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो बैठ के लॉजिकली सोचते हैं। और ये फील पता तुम्हें कब आएगा, जब तुम किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, वहां पे जाके इनको एहसास होगा कि नहीं यार ये तो अभी तक जो मैं करते हुए आ रहा था ये पूरा गलत ही था। बिल्कुल, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें खुद से सारे सिंटेक्स याद है या नहीं, फर्क पड़ता है कि तुम एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या नहीं, बस इतना सा क्वेश्चन है। वही। चाहे आप कंपनी में काम कर लो, चाहे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कोई इंटरव्यू दे लो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें करना क्या है, कंपनी तुम्हें पैसे किस बात के दे रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंटेक्स तो तुम कहीं से भी देख लोगे, तुम्हें बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि काम अंदर से होता कैसा है। अगेन तुम्हारा बेसिक कोर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जो बच्चों में लैक होता है मुझे लगता है आजकल, और इसी वजह से ना हम क्या करते हैं, हमने गलती करी पर हमने सुधार ली, कुछ बच्चे शायद नहीं सुधार पाते, वही गलती फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर में आके यूट्यूब पे उनके कमेंट सेक्शन भरे होते हैं, भैया 1 महीने में वेब डेवलपमेंट कैसे करनी है, आप 1 महीने में मुझे डीएसए कंप्लीट करवा के दो, आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं करवा पा रहे, आप ही में कोई कमी है। तभी तो ट्रिक वाली चीजें आती हैं कि हो जाता है भाई, हो जाएगा, पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, फिर यही दिक्कत है। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं ना जो मुझे लगता है बहुत बच्चे तो प्रोजेक्ट खरीद ही लेते हैं, खरीदते भी कितने हैं, ये की जमीन में बच्चे प्रोजेक्ट खरीद के ले आते हैं, 10-15 हज़ार का प्रोजेक्ट खरीद। शायद मुझे लगता है ना बच्चों में बहुत बड़ी मिथ है कि तुम्हारे से ना इंटरव्यू में प्रोजेक्ट खोल के दिखवाएंगे। हाँ, इनको लगता है उससे पूछेगा भाई बता ये सिंटैक्स यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ये सिंटैक्स एक्सप्लेन कर। जो भी अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर या एकदम स्टार्टिंग का बिगिनर बच्चा कोई देख रहा है ना, तो मैं उसे बता दूं कि आपने जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डाले हैं उसमें आपने क्या काम किया है, इंटरव्यूअर को इससे मतलब ही नहीं है। इंटरव्यूअर को ये मतलब है, अगर रोहित ने एक प्रोजेक्ट डाला कि मान लो मैंने लीड कोड की तरह एक आईडी बनाई, एक बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाई, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि अच्छा तूने कौन सा कहाँ पे फॉर लूप लगाया, इसको हैंडल कैसे किया, नहीं, मैं पूछूंगा तूने प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम टैकल करी, ठीक है। मैं कहूँगा अच्छा तूने लीड कोड बनाया है, कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करवा रहा है, तू बोलेगा यार ये कैसे करवा रहा है, बैकएंड पे काम कैसे हो रहा है, अगर इतने यूजर आ जाएं तो तेरी एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं कर जाएगी। तो मुझे मतलब है कि इसको नॉलेज कितनी है, चाहे तूने प्रोजेक्ट खरीदा हो, चाहे किसी का कॉपी कर लिया हो, चाहे तूने खुद से बैठ के बनाया हो, पर मुझे देखना है कि उस प्रोजेक्ट में जो तूने काम किया तेरे को समझ आया कि तूने जो किया वो क्यों किया। तूने कहा मैंने तो यार डेटाबेस में ना सीक्वल यूज किया, तो मेरे क्वेश्चन होंगे अच्छा क्यों यूज किया सीक्वल, ये क्यों नहीं मोंगोडीबी क्यों नहीं यूज किया, या कोई और डेटाबेस क्यों नहीं यूज किया, तूने तेरी एपीआई इतनी स्लो है तो तुमने कैश क्यों नहीं लगाई। मेरे क्वेश्चन इस तरह के होंगे ना, तो लोगों को ये समझ नहीं आता। लोगों को लगता है प्रोजेक्ट का मतलब दिखने में सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि देखो इतना बड़ा काम हो जाता है, मैं एक एपीआई फेच करके लाता हूँ, ये हो जाता है, ये वो हो जाता है, लेकिन काम हमें समझ नहीं आ रहा। बच्चे इसी चीज से डर जाते हैं, उनको सिंटैक्स पूछा जाएगा वहाँ पे बैठ के, सिंटैक्स कोई नहीं पूछता दोस्त, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, बहुत रेयर, अगर कोई पूछ रहा है तो भाग जाना वहाँ से। हाँ, वो गलत कंपनी है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि ऐसी भी कंपनी है जिसमें पूछा है तो वो एक्सेप्शंस है और वो गलत है। एक्चुअली वो तुम्हारी नॉलेज ही टेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी में आके तुम्हें वही तो करना है। वही। और क्या क्या चल रहा है अभी, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसको करना क्या चाहिए, उसे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? पहला सवाल भाई C++ डेड हो चुकी है, ये तो यार 2005 से सुन रहा हूँ मैं 2025 आ गया, खत्म हो गया, 25 से 26 आने वाला है। हर साल एक ना एक
कमेंट जरूर, एक नहीं क्या बहुत कमेंट ऐसे होते हैं, इस C++ वीडियो बनती है, इस C++ डेड इन 2025। अब अभी 2026 आने वाला है, एक दो वीडियो हमने बनाएंगे, DSH डेड, Moneystack इज डेड। कोई क्रिएटर हम ही होंगे शायद, वो कोई ना कोई क्रिएटर आके बना देगा। तो मुझे लगता है ना इस माइंडसेट से पहले तो बाहर निकल जाओ कि कोई टेक्नोलॉजी जिसका कोर बहुत स्ट्रांग है वो डेड हो सकती है। तुम वो छोड़ो, तुम उसका लॉजिक ढूंढ लो ना, लॉजिक सीख लो उस चीज का, लॉजिक मान कभी लो, डेड नहीं मैं कह होगा। रहा हूँ, मान लो वो डेड हो जाए, हाँ। मान लो चलो हो गई, कोई बात नहीं, कंसेप्ट थोड़ी डेड हो जाएंगे। C++ के कॉन्सेप्ट और किसी और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट डिफरेंट थोड़ी होते हैं, बेस तो सेम है। अब लोग बोलेंगे जैसे एग्जांपल के लिए C++ में पॉइंटर होते हैं, जावा में, पाइथन में नहीं होते। होते हैं दोस्त, अंदर होते हैं, तुम्हें नहीं दिखते क्योंकि उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। पर अगर तुमने वो पढ़ लिया तो तुम्हें समझ आ गया ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है काम। तो मुझे लगता है लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो बेस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, डेड नहीं होने वाला। लैंग्वेज एक बार के लिए, पहली बात तो तुम मान लो चलो हो भी गई, 8-10 लैंग्वेज पढ़नी बच्चे को, फर्स्ट ईयर वाले को, कम ये से भी कम। क्वेश्चन है। चलिए मैं तेरे से पूछता हूँ भाई, तूने ऐसे बहुत कमेंट देखे होंगे जो तेरे ही चैनल पे आए हैं, कई बार मैंने देखा है, कितनी बार हमारी वीडियो पे आए हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इनफ, हाँ, एटलीस्ट कितनी लैंग्वेज हमें करनी चाहिए। भैया मैंने C++, पाइथन, जावा कर ली है, सबके लिए। और मैं क्या क्या लैंग्वेज और क्या क्या करूँ, क्या करा उसमें, सिंटैक्स सीखा बस। तुमने मैंने लॉजिक सीखा क्या सीखा उस प्रोग्रामिंग में? सिंटैक्स C++ में लूप कैसे घुमाते हैं, जावा में और पाइथन में। तीनों में लूप घुमाना सीख गया अच्छे से। तो ये समझना पड़ेगा भाई कि ये वही बात हो गई कि भैया मुझे हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश आती है, अब बताओ क्या सीखूं ताकि मेरी जॉब अच्छी लग जाए। अरे तुम्हें करना क्या है भाई, तुम्हें कॉल सेंटर में लगना है कि तुम्हें ट्रांसलेशन करनी है। और कोई ऐसी जॉब होती है कि ये कंपनी में तू गया, इस पे जावा में कोड लिखा है, अब तेरे को बोला सेम कोड C++ में लिख दे, तू कहेगा अरे ये देखो ये आता है मुझे। आजकल तो तुम जावा का कोड कॉपी करोगे, चैट जीपीटी तुम्हें 4 लैंग्वेज में लाके दे देगा, क्या करोगे इस नॉलेज का? देखो, मैं तो हर बच्चों को ये बोलूंगा, अगर तुम्हें पहली लैंग्वेज पढ़नी है, सी तुम्हारे लिए फिर भी थोड़ा टफ हो जाएगा, C++ से एटलीस्ट स्टार्ट करो। तुम्हें इंटरनल बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। C++ इनिशियली तुम्हें थोड़ा टफ लगेगी, पर मज़ा आएगा तुम्हें अगर तुम इन डेप्थ पढ़ने के लिए जाओगे। और मेरा इसमें थोड़ा सा भी सेम टेक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कई सारे ना लोग आपको बोलेंगे कि पाइथन बहुत इजी है स्टार्ट करने के लिए, जो कि है भी, पर मुझे लगता है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपका काम आगे इस सब में ही आपको जॉब चाहिए, तो मुझे लगता है आपको ना कभी भी पाइथन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग कि ना वो आपके लिए बहुत सारे टर्म्स ना ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर देगी कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप कभी उसको जाके समझोगे ही नहीं। जो बच्चे कर लेंगे वो अलग बात है, पर मान ले मैंने तेरे को बोला कि एक लिस्ट है, उसमें तो कुछ भी स्टोर करा ले, इंटीजर करा ले, स्ट्रिंग करा ले, ऑब्जेक्ट करा ले, सब कुछ एक में, तूने मान लिया ऐसा होता है। पर अगर तूने खुद से क्वेश्चन नहीं किया क्यों मैं कर पा रहा हूँ ऐसा, तो मुझे लगता है पाइथन आपके लिए अच्छी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए ना कि आप बार बार क्वेश्चन पूछो और लॉजिकली चीज समझ पाओ, तो C++, बेसिक कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो असेंबली के ज्यादा क्लोज है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज है, C++, C, जावा भी ले सकते हो, उससे अगर आप स्टार्ट करोगे ना, बाद में आप कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहली लैंग्वेज कौन सी पढ़ी है, फर्क पड़ता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो पाए या नहीं। इसलिए हम बार बार C++ क्यों बोलते हैं, लोगों को लगता है हमने पहले सीख ली इसलिए हम वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो, रोहित ने तो जावास्क्रिप्ट भी सीखी थी। मेरे को तो बहुत आती है भाई, तुमको भी बहुत आती है लैंग्वेज। अब आने के बाद भी तो हमने सिंटैक्स से आता है, काम तो बहुतों में किया हमने, काम बहुतों में किया, और वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हें कंपनी में घुसोगे, तुम्हें इतने प्रोजेक्ट मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग टेक स्टैक में, अलग अलग फ्रेमवर्क यूज करने के लिए, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये तो मुझे आता नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता। यही मैटर करता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, तो तुम कितना इजीली किसी भी फ्रेमवर्क को या लैंग्वेज को ग्रैस्प कर सकते हो। अब हमारा ना उसको टैकल करने का तरीका ही अलग होता है। मान लो अगर कोई मुझे कल को आके गए, भैया गो पढ़ना, अब तुम्हें गो में काम करना है, तो पहला सवाल ही हमारा ये होगा कि गो में क्यों करना है। ऐसी जो अभी मुझे जो लैंग्वेजेस आती है उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो गो सॉल्व कर रही है, तो ये सवाल पूछने पड़ेंगे। ये तुम्हारा लॉजिकल माइंड बिल्ड करता है। सेम कि रस्ट, अगर जो लैंग्वेज आई, कोई मुझे कहे चलो रस्ट तो मुझे आती है वैसे, कोई मुझे बोले चलो इस पर बैकएंड बनाते हैं, क्यों बनाना है, ऐसी क्या दिक्कत थी बाकी लैंग्वेज के साथ जो मुझे रस्ट पे करना है, क्या मैं उन केसेस को बाकी लैंग्वेज के साथ हैंडल नहीं कर सकता। ये सवाल पूछ रहे हैं, ये लॉजिकल सवाल है। जब तक आपको इनके आंसर नहीं मिलेंगे ना, तो आपको उस लैंग्वेज के अंदर के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे फिर कि ये लैंग्वेज ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो चलो पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा शायद, कि स्टार्ट कैसे करना है। एक लैंग्वेज मास्टरी करनी है। मेरे हिसाब से वो एक लो लेवल लैंग्वेज रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतने ज्यादा चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब बच्चों का ना शायद यहाँ पे डाउट ये हो रहा होगा कि जैसे तुम कह रहे हो कि यार पहले खुद से क्वेश्चन करो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा एक लैंग्वेज को सीखने में। मेरे दोस्तों एक हफ्ते में C++ सीख के बैठ गया, उसका क्या? तो इसका आंसर ना मुझे लगता है अब तुम्हें खुद ही मिल जाना चाहिए कि जो एक हफ्ते में एक सिंटैक्स सीख के बैठा है और जिसने अच्छे से टाइम लगाया फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल यूज करके कि ये इस लैंग्वेज में जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है,
वो आपको आगे कितना काम आने वाला है। समय लगता है चीजों को इम्प्लीमेंट और करने में, पहली समझने लैंग्वेज में जितना स्लो सीखोगे आगे आगे आपको उतनी आसानी होगी कोई भी टेक स्टैक को शिफ्ट करने के लिए। अब अगर मुझे या रोहित को अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखना है, कुछ भी टेक स्टैक सीखना है, लेट्स से मैंने और तूने कभी जेंगो में काम किया है? जेंगो में नहीं किया मैंने। नहीं ना, मान ले जेंगो में हमें काम करना है, एक प्रोजेक्ट है तेरे को और मेरे को जेंगो फ्रेमवर्क पे काम करना है, तो हम फिर फ्रेमवर्क को सीखने में कुछ टाइम नहीं लगाएंगे। हमें वेब डेवलपमेंट आती है तो हमें पता है सारा काम होता वही है, हमें बस ये समझना है कि इस फ्रेमवर्क में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे मिल रही हैं, इसका सिंटेक्स हम इजीली देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप लिखेंगे तो अपने आप समझ ही आ जाता है कि क्या हो रहा है, बाकी तो अपना गूगल है, चैट जीपीटी सब है। मैं बस एक नया फ्रेमवर्क सीखने में ये देखना पड़ेगा इसमें अलग क्या हो रहा है, अलग क्या फ़ायदा मिल रहा है मुझे, सिंपल सी बात है। तो आपको भी जब आप पहली लैंग्वेज सीखोगे तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से टाइम लगा के उसे सीखना है। एक बार आपका सारा कोर क्लियर हो गया, उसके बाद तो मजे ही मजे। फिर तो अब लैंग्वेज को ना एक्सपर्टीज करने में तुम्हें टाइम लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बैठ जाओ और 1 साल तक लगे हुए उस लैंग्वेज के ऊपर, इतना भी नहीं। तुम एक लैंग्वेज को पकड़ो, उस पर डीएसए स्टार्ट कर दो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें आ जाएगा। सबसे बेस्ट है बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें आ जाएंगे, क्योंकि क्लियर हो तूने जाएंगे। देखा होगा कई बच्चे ना C++ सिंटैक्स जानते हैं, उनको एचटीएल नहीं पता, टेम्पलेट लाइब्रेरी नहीं पता भाई कि ये भी होता है, ये हम क्यों भी बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद उस पर डीएसए नहीं करी। जब तक आप डीएसए में नहीं घुसोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें लैंग्वेज के बारे में समझ ही नहीं आएगी। आप जावा पढ़ लो, कलेक्शन फ्रेमवर्क कब तक नहीं यूज करोगे जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा है इसमें मैं ये भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, एरेज भी होते हैं, लिंक लिस्ट बना सकता हूँ, ग्राफ ट्री सब बना सकता हूँ। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको समझ कैसे आएगा। और मुझे लगता है ना जब आप डीएसए भी पढ़ रहे हो तो जब अगला हमारा क्वेश्चन शायद ये हो सकता है ना कि एक बार लैंग्वेज समझ आ गई, तूने कहा फिर डीएसए शुरू करो। अब बच्चे भी डीएसए में क्या करते हैं, एरेज के मान लो लीड कोड के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पर ना उस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट अप्रोच ढूंढ लेते हैं। तो मान ले मैंने तेरे को बोल दिया ये एल्गोरिथम होता है, जैसे कोई भी एक एल्गोरिथम ले ले एरेज में, ठीक है, तो तूने उस एल्गोरिथम से सॉल्व कर दिया, तुझे नहीं पता इस एल्गोरिथम का यूज क्या है, मतलब यूज तो समझ आ गया तेरे को, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट मिलेगी, पर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, और कोई अप्रोच है क्या नहीं है। तो ना लोग ना उसको इंट्यूटिवली समझ नहीं पाते प्रॉब्लम्स को, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो चैलेंज आते हैं ना समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ पे ट्री लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा, वहाँ पे तो शायद हमें डेटा स्ट्रक्चर ही बदलने पड़ेंगे कि वो एरे में रखा चलो इसको ट्री बनाते हैं, तब शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना सबसे पहले, और इनफैक्ट जब आपको इंटरव्यू भी दोगे ना डीएसए का, आपने भी देखा होगा, जितने लोगों ने दिया होगा उनको पता भी होगा कि हमेशा ना हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बेस्ट अप्रोच पता नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप देखना चाहते हो कि कितने अच्छे अप्रोच की जरूरत है, क्या मुझे उतना ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत भी है। अब लोग बोलते हैं कि यार n log n में एरे सॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं, n स्क्वायर वाले एल्गोरिथम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब आपका एरे का साइज छोटा है तो क्या मैटर करता है कि आप n log n में करो। मैं कह रहा हूँ छोटा मतलब 1000 भी ले लो यार, 10,000 20,000 ले लो, कुछ भी नहीं है, तो n स्क्वायर और n log n में कोई खास फर्क नहीं है। आपका जो CPU है, प्रोसेसर है, वो इतना तेज है कि उसको मिली सेकंड्स में सॉल्व कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम क्यों बनाओगे जब आप सिंपली उसको बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके क्या कह सकते हैं उसे, कंडीशंस क्या हैं, है ना, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। अब आपका एरे का साइज मर्ज सॉर्ट वगैरह में क्या दिक्कत ही आ जाए, वही बढ़ जाए, स्टैक ही बढ़ जाए, स्टैक भर जाए, इतने सारे आप एरेज बनाते रहोगे बैठ के, है ना, इंटरनली। तो ये भी एक चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं और कोई तरीका दूसरे से बेटर नहीं होता, है ना। अगर बेटर होता तो दूसरा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, यही बात है। इट्स लाइक वही ना कि फिजिक्स में हमने बोला कि यार ये लास्ट एटम का मॉडल है, तो बाकी पुराने मॉडल फेल हो गए, लेकिन वो हमने समझे, फिर भी हम कहानी में समझते हैं ना, तो हमें समझना पड़ेगा इसमें क्या कमी थी, तो हमने ये पढ़ा, तो वही हो गया। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में कोई कमी बस ये है कि वो स्लो है, पर वो स्लोनेस उसकी तब दिखती है जब आपका एरे का साइज बिलियंस ट्रिलियंस में जा रहा है, बहुत बड़ा हो, है ना। छोटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सिलेक्शन सॉर्ट सिंपल है लिखना, मैं 4 लाइन में लिख दूंगा, है ना। क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट में तुम्हें कोड लंबा करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, किसी को समझाने में प्रॉब्लम होगी। सिलेक्शन सॉर्ट कोई पढ़ के समझ लेगा क्या हो रहा है, अनलेस अनटिल उससे एल्गोरिथम ही नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहता था कि आप अगर आप डीएसए भी कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करो। हम कितने अप्रोचेस चेंज करते थे इसीलिए, ताकि हम समझ पाए कि स्पेस बचाना है तो क्या अच्छी अप्रोच है, टाइम बचाना है तो अच्छी अप्रोच क्या है, और अगर इन दोनों का अगर हमका ट्रेड ऑफ लेना है तो अच्छी अप्रोच क्या है। तो कुछ लोग ना ये मुझे लगता है गलती करते हैं कि डीएसए का क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हो रहा, वो सीधा यूट्यूब पे जाते हैं, क्वेश्चन का नंबर डालते हैं, लीड कोड का कोई पहली वीडियो आ जाती है और वो उठा के देख लेते हैं और समझ जाते हैं, हाँ समझ गए। और सबसे अच्छी बात स्टेप बाय स्टेप समझ गए, मैंने देखा, और हमारी क्लास में ऐसे बच्चे थे यार जो प्रॉब्लम को देख लिया, उसे खुद से किया नहीं, उसके बाद उनको लगा उनके माइंड में वो है, आ गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये तो बहुत होता है हमारे ही दोस्त यार जिन्होंने ऐसा किया कि
अब डीएसए भाई इंटरव्यू आने वाले हैं, किया था नहीं, 1 महीना बचा है, तो फटाफट प्रॉब्लम देखते जाओ। उन्होंने सीरीज खत्म कर ली, उन्हें लगा उनकी डीएसए खत्म हो गई, क्वेश्चन लिखा खुद से नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है आपको आ गया, जब तक आप माइंड में उसे डालोगे नहीं, आप खुद से उसको लिखोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी गलती है यार, जो लोग करते हैं ना, डीएसए को उस तरह नहीं पढ़ते और उतना उसको टाइम नहीं देते जितना उसको मिलना चाहिए। क्योंकि लोगों को ना आजकल जल्दी में चक्कर में लोगों को लगता है 4 साल ना कम है, बहुत लगता होगा। 4 साल तो 2-3 साल तो बच्चे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब देखो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, तो अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी है, क्योंकि अब एआई आ गया है, अब तुमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाएंगी। तुमसे एक तो फास्ट लर्निंग भी एक्सपेक्ट करेंगे। अब फास्ट लर्निंग तुम्हारी तभी होगी जब तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे, तुम्हारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो देखो आने वाले फ्यूचर तुम्हारा ऐसा होने वाला है, अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए, तुम्हें डीएसए भी आनी चाहिए, तुम्हें वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, तुम्हें सिस्टम डिजाइन आना चाहिए, तुम्हें एआई के बारे में आना चाहिए, मतलब तुम एक ऑलराउंडर चाहिए कंपनी को। अब तुम्हें सोच के ना डरना बिल्कुल नहीं है कि यार इतना कुछ मैं करूंगा कैसे, क्योंकि तुम्हें से अगर ये एक्सपेक्टेशन की गई है ना कि तुम्हें ऑलराउंडर होना चाहिए, वो किसी रीजन से की गई है, क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे टास्क इजीली एआई कर रहा है, तो तुम्हें उसकी हेल्प लेनी है। जो लोग अभी भी ये सोचते हैं ना यार इसकी हेल्प लेना मतलब चीटिंग करना है, नहीं है। चीटिंग करना तब है जब तुम कुछ सीख ही नहीं रहे हो और हर चीज से करवा लेते हो। इनिशियली तो नहीं करना चाहिए भाई, इनिशियली मतलब कि कोड पहले खुद लिखो भाई, बैठ के लिखो, 1-1.5 साल खुद पहले बैठ के कोड लिखो, कोड लिखने की हैबिट बनाओ। तुम्हें मर्ज सॉर्ट लिखना आता है, तेरे को आता है, 25 बार तो लिख चुका है, तो 26 बार क्यों लिखेगा? तू कहेगा यार तू लिख के दे फटाफट, मुझे आगे कुछ काम करना है। वही ये वो आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे को पहली बार लिखना है तू लिख के दे, ये नहीं ऑब्वियसली, वरना फंसते रहोगे। ऐसा नहीं है तुम सिर्फ उसी के चक्कर में बैठ गए। तो कई बार तुम्हें ऐसी भी दिक्कत होगी, जो एआई तुम्हें कोड लिख के देगा उसमें कुछ बग वगैरह हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, क्या तुम इससे ढूंढ पा रहे हो? और एआई हेलुसिनेट कितना करता है यार, बहुत ज्यादा करता है। तुम्हें बोल देगा भैया बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, जबकि वो गलत आंसर होगा और तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम्हें बोलेगा जो एआई ने बोल दिया वही बिल्कुल सत्य है। इसलिए पता है मुझे लगता है आपको फर्स्ट ईयर से ना, अब प्रॉब्लम जैसे हमने कहा खुद से सॉल्व करो, लेकिन एआई का यूज करना भी ना समझ आना चाहिए आपको। अगर आपको अभी जेन एआई नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, लेकिन समझो कि उससे क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, क्योंकि अगर आप वही जैसे अभी बोला ना हेलुसिनेट करता है, तो वो आपको सही ठहराएगा। अगर आप क्वेश्चन इस तरह पूछोगे ना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उससे अपने आप को सच साबित करवाना चाहोगे, वो कहेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हमने कितना देखा यार, कितनी बार वो गलत बात बोल देता है जो होती नहीं है, और फिर अगर आप उसको उसके विपरीत कुछ पूछोगे तो बोलेगा यस यू आर राइट और उसको आगे बता देगा। तो ये सब मत करो, क्वेश्चन को अच्छे से पुट करो। अगर कोई मान लो एरर आ रहा है और आपको उसे रिजॉल्व करना है, तो पहले खुद देखो कि आप खुद से कर सकते हो, फिर जीपीटी से समझो, सीखो, ना कि उसे सॉल्व करवा लो। तो मुझे लगता है ये एक तरीका होता है लर्निंग का, जीपीटी को यूज करके। और एक और बच्चों का मैंने देखा है भाई, एक टाइप के और बच्चे आते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया था कि भैया ये जो लैंग्वेज है या फिर ये फ्रेमवर्क ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे सीधा यही पढ़ाओ। एक बच्चा कह रहा था कि भैया सीधा टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाओ, जावास्क्रिप्ट रहने दो, क्योंकि इंडस्ट्री में टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, तो सीधा वो जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ वो पढ़ना उसे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। और इंडस्ट्री बताइए कहाँ की इंडस्ट्री पर है। चलो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मान लो तुमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ली क्योंकि इंडस्ट्री में वो यूज हो रहा है, कल को एक नई स्क्रिप्ट आ गई इंडस्ट्री में, फिर आप चेंज करोगे, आपका बेस तो क्लियर ही नहीं हुआ। लोग ना यही नहीं समझ पाते यार कि इट्स लाइक सेइंग कि क्योंकि 11वीं 12वीं में मैथ के पेपर में ये आएगा तो मैं 6ठी 7वीं में ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ। वही अरे क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट है क्या और वो क्यों आई। जब जावास्क्रिप्ट है तो कुछ कमी रही होगी या कुछ ऐसे चीजें रही होंगी जिसपे लगा ये टाइप स्क्रिप्ट बेटर है। अब जैसे मान लो मैंने आपको अभी ना पोस्ट किया था मैंने कि जावा पे आधा इंटरनेट चलता है, ठीक है, सेम कोई पीएचपी के लिए भी कह सकता है कि भाई पीएचपी माना डेड हो गई है पर आधा इंटरनेट पीएचपी पे खड़ा है। मैं कह रहा हूँ सेम कोई किसी और लैंग्वेज के लिए भी कह सकता है, जावास्क्रिप्ट के लिए। हाँ जावास्क्रिप्ट तो चलो कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, हाँ भाई, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इंटरनेट तो चल ही रहा है, सब लैंग्वेज से मिलकर चल रहा है, लेकिन किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी रही होगी तभी कोई दूसरी चीज बनती है। और अगर आप उस कमी को स्टार्टिंग से समझते हुए नहीं आए हो और सीधा जंप करना चाहते हो बेस्ट फ्रेमवर्क, कुछ नहीं होता बेस्ट फ्रेमवर्क कि मुझे ये बताओ मुझे वो वाला फ्रेमवर्क सीखना है क्योंकि वो यूज होता है। अरे यूज सब होते हैं भाई, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो यूज नहीं होता। देखो जहाँ ना शॉर्टकट वाला पाथ होगा ना, वहाँ भीड़ बहुत होगी, ये बात को याद रखना। अगर कल को तुम्हें आके बता देना कि भाई 2 महीने में पॉसिबल है और तुम्हें लग रहा हाँ पॉसिबल है, तो तुम्हारे जैसे कितने होंगे जिनको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। सोचो ना, बाकी इंसान को वही तो चाहिए, आराम ही तो चाहिए। और कितने कम परसेंटेज लोग होंगे कि जो दूसरा पाथ लेंगे, और तुम्हें पता है वो दूसरा जो पाथ है ना उसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा पर सक्सेस वही मिलेगी। बस तुम खुद को ना अंदर से खुद को मनाना चाह रहे हो और किसी ने तुम्हें वैलिडेशन दे दिया कि हो जाएगा, तुम भी कह रहे हो हो जाएगा,
और ये 2 महीने होते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें सच्चाई, 2 महीने होते हैं और इस 2 महीने में तुमने कुछ करा नहीं है। इसलिए इन्होंने फिर ये बोलेंगे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो शायद उन्होंने सही बोला होगा, 2 महीने में हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, एक महीने में वेब डेव, एक महीने में डीएस से तुम करने के लिए कुछ भी कर दो भाई। आप 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दो कंप्यूटर साइंस का, इसमें क्या है। अभी ना मैंने कुछ दिन पहले राज शमानी का एक वीडियो देखा था यार, जिसमें ना ये वाली बात हुई थी कि लोगों को लगता है कि ना बहुत कंपटीशन है। हाँ। लोगों को लगता है ऐसा यार, हर जगह कंपटीशन है, यूपीएससी में कंपटीशन है, तुम्हारा चांद देते हैं इसको, हाँ, यूपीएससी में कंपटीशन है, तुम्हारा डीएसए में, हर जगह, मतलब हर फील्ड में कंपटीशन भरा पड़ा है। पर एक्चुअली ना कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि 99% लोग ना गलत पाथ में चल रहे हैं। यही कि शॉर्टकट में काम कैसे हो जाए, फटाफट काम कैसे हो जाए। अगर तुम देखोगे ना, रियल कंपटीशन, जो रियल चैलेंज है ना, वो बहुत कम बच्चे हैं। गेट में भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, गेट में बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, राइट, लाखों बच्चे पेपर देते हैं। पर एक्चुअली ना हमें लगता है कि आपका कंपटीशन लाख से, पर नहीं है। आपका कंपटीशन 1 लाख से है ही नहीं, आपका कंपटीशन शायद 1000 बच्चों से है मैक्सिमम। 1%, 1 लाख का 1% बच्चे, 3-4 हजार बच्चे है ना, यहाँ 3-4 हजार ले लो, चलो 3-4% ले लो, वही है पढ़ने वाले, वही है पढ़ने वाले। सेम जब तुम इंटरव्यूज में जाते हो ना, तो तुम कहोगे इंटरव्यू मार्केट भरी पड़ी है, लोग भाई इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं। लोग अपने कॉलेज के बच्चे देख लो ना तुम, सीधे जाके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को क्या आता है। अच्छा, कितने बच्चों को तुम अपने कॉलेज में पता करो, कितने बच्चों को इस, तुम सेकंड ईयर में होगे, थर्ड ईयर में होगे, फर्स्ट ईयर में होगे, कितने बच्चों को डीएस अच्छे से आता है। हाँ। कितने बच्चों ने जेएनए के बारे में सुना भी है। हाँ। या कितने बच्चे अभी तक रोड मैप पे लगे पड़े हैं कि यार मैंने कल एक रोड मैप की वीडियो देखी, आज एक नया रोड मैप देख लिया, कल एक नया रोड, मतलब यही चल रहा है। तो आपका क्या उनसे चैलेंज है, आपका क्या उनसे कंपटीशन है? नहीं है भाई। आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपटीशन जिनका आप लोगों से है ना, वो बहुत कम लोग हैं, और वो लोग सीरियस है अपनी लाइफ में, और उनको समझ आ रहा है कि हाँ, जब ये कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं कि कैसे करनी पड़ेंगी, और वो अप्रोच भी बता रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत सही बात है कि लोग ना सही साथ डर जाते हैं कि यार कंपटीशन बहुत सारे बच्चों से है, पर जब आप ये बात समझते हो ना, इसको इसके डेप्थ में जाते हो कि नहीं है, तो आपको मजा आने लग जाता है, आपको लगता है यार तो सही है। मैंने तो तभी करा था भाई गेट की तैयारी, मैं तो पूरा लॉजिकल, मैंने पहले भी बच्चों को बता रखा है, मैंने देखा आईटी के बच्चे है नहीं, हाँ, कंपटीशन में एनआईटी के होंगे नहीं, बचे कौन, सारे अपने जैसे लोग बचे हैं, Tier 3 वाले, वही होता है फिर वहाँ पे। पता है मैं भी बहुत डरता था पहले, मुझे ऐसा लगता था ना यार किसी भी फील्ड में जाओ कंपटीशन भरा पड़ा है, पर जब आप इसको समझ जाते हो ना, नहीं है भाई, है ही नहीं। अब ये सेम चीज तुम प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आईटी के बच्चे होंगे प्लेसमेंट लग चुकी है, एनआईटी वालों को लग चुकी है, अब जिनकी वहां नहीं लगी है तो तुम्हारी कैटेगरी है फिर, और तुम अगर कैटेगरी में बेस्ट हो जाओगे तो फिर तो बस अब तुम्हें ही कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल, सोच लो, कंपटीशन है ही नहीं भाई उतना जितना तुम्हें लगता है। और ना ये ऑनलाइन ज्यादा देख के कि लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, आधे बच्चे तो वहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार सबको कुछ आता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 90% जनता शो ऑफ करती है, बस मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तुम बस उस शो ऑफ के चक्कर में पढ़ना कि मैं फ्लेक्स करता हूँ कि मुझे आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। एक्चुअल में नॉलेज को गेन करने की कोशिश करो, बिल्कुल वो अपना थॉट प्रोसेस बनाओ। मुझे लगता है हमने रोड मैप कह रहा हूँ एक प्रोसेस तो समझा ही दिया होगा। हाँ। कि स्टार्ट कैसे करना है, एक लैंग्वेज से करना है, उसके बाद डीएसए कैसे पढ़नी है, और हमने ये बताया कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए। अच्छा, तेरे को क्या लगता है बहुत कुछ का मतलब क्या क्या, मतलब अगर मैं एक मोटा मोटा बोलूँ कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या आना चाहिए? अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, मैं तो वही बोलूँगा डीएसए आना चाहिए उसे, बिल्कुल, और वेब डेवलपमेंट उसे आना चाहिए, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड उसे पता रहे कि काम कैसे हो रहा है, और लॉजिकल काम बताओ, वो वाला काम पता नहीं हो कि भैया ये सिंटैक्स रट ले, ये कर ले, लॉजिकल चीजें उसे समझ आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है अगर उसे फ्रंट एंड बैक एंड अच्छे से पढ़ लिया ना, तो एचएलडी आराम से सीख जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, एलएलडी में शायद टाइम लग जाएगा। हाँ। उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी एज अ फ्रेशर बच्चे को, कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं, और फिर सेम जेएनआई का सारा लॉजिकल वाला ही खेल है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तुम अपने लॉजिक पे ध्यान दो, बाकी सारे सब्जेक्ट ना तुम्हारे यूं बन जाएंगे मक्खन, तुम्हारे दिमाग के अंदर खुद ही घुस जाएंगे, यही होगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल। और यार जो बच्चे 4 लैंग्वेज सीख रहे हैं, उससे अच्छा 4 टेक्नोलॉजी सीख लो ना, जेएनआई सीख लो, डीएसए सीख लो, वेब डेव सीख लो, तुम्हारा सिस्टम डिजाइन सीख लो। 4 लैंग्वेज मत सीखो, 4 फ्रेमवर्क में वेब डेवलपमेंट नहीं करनी। सिंपल सी बात कि भैया मैं तो Node.js से भी करना है, Node.js से भी करना है, और मुझे उस पाइथन वाले से भी करना है, मुझे रेस्ट से भी करना है, मुझे हर एक से बैकएंड बनाना है। क्यों बनाना है भाई? क्यों बनाना है? एक को पकड़ो और उसमें मास्टरी कर लो। लॉजिक में मास्टरी, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब मैं मास्टरी की बात करता हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुमने वहाँ पे सिंटैक्स में मास्टरी कर ली। अगर तुमने सिर्फ सिंटैक्स में मास्टरी करी है बैकएंड बनाने में, कोई फायदा नहीं है, फिर तो कोई नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, फिर तुम मस्त हो भाई। तो ये तो मतलब सिंपल रोड मैप है, बिल्कुल, है ना? हाँ। कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। पर टाइम लगेगा इसको फॉलो करने में। 1-1.5 साल घिसनी पड़ेगी अच्छे खासी, कम से कम। पर यार ये रोड मैप चलते कहाँ है? ये नहीं चलते ना यार, बच्चों को शॉर्टकट नहीं चाहिए ना, सॉरी शॉर्टकट ही चाहिए। अगर तू वीडियो में डालेगा ना कि 4 साल का रोड मैप, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तू डालेगा 3 महीने का रोड मैप, अरे
व्यूज आएंगे। वही अब देखो हमको भी पता है कि जो अभी थर्ड ईयर में बच्चे होंगे वो उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कब होती है, अब होगी उनकी अप्रैल या मार्च से। वो वीडियो देख के छोड़ जाएंगे कि अब फायदा क्या, हम तो लेट हो गए। मार्च अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 3 महीने में प्लेसमेंट। उनके लिए ना मेरा आंसर ये है कि हाँ लेट तो आप हो, बट अभी भी ना 4 टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, 2 कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि चारों को घुसा दो एक बार में, भाई जल्दी जल्दी खत्म कर दो, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। आप एक टेक्नोलॉजी को अच्छे से पकड़ लो, कम से कम उसके इन डेप्थ में चले जाओ। मैं मानता हूँ अगर आप टीयर 1 से नहीं हो तो सिर्फ डीएसए आपका नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस है। और अब तो टीयर 1 में भी नहीं हो पाता, ऑब्वियस है। हो ही जाता वो डीएसए करके तो सिर्फ हाँ मतलब ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब से एआई असिस्टेड राउंड्स आए ना, सिर्फ डीएसए मतलब कम से कम जने तो आपको आना चाहिए। मुझे पर्सनली फील होता है। चलो ठीक है, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से हो रहा है तो आपको यार वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, जैसे बताया। और अगर आप थर्ड ईयर में और आपने अभी तक वेब डेवलपमेंट शुरू नहीं की है तो गलत तो आपने किया, पहले एक्सेप्ट करो। इसमें कोई दिक्कत है एक्सेप्ट करने में कि आपने गलत किया, आपसे हो ही नहीं पाया अभी तक। और अब जा कर के ना कम से कम जितना कर सकते हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, उस पर जितनी हाई लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो कर लो, ताकि आप थोड़ा सा इंटरव्यू रेडी हो जाओ। अब अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है, कोई बात नहीं, अपने आप को 6 महीना और दे दो, है ना। लोग ना घबरा जाते हैं कि भाई प्लेसमेंट नहीं लगी, मेरा कुछ नहीं होगा। अरे भाई 6 महीने और दे, जिंदगी आराम से बदल जाएगी अगर तू एक अच्छे से। अभी तो 21-22 साल का होगा वो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है भाई। बिल्कुल यार, 22, अभी तुम्हारे पास 30-40 साल और जियोगे। हम दोनों सच बताएं तो बीटेक के बाद ही जब हमने गेट दिया ना, तब हमने एक्चुअली कंप्यूटर साइंस समझे, हमने बात भी की थी। एमटेक में आकर के हमने प्रॉब्लम को ढंग से समझा था भाई कि ये हमें करना है, और हमने वो 2 साल में किया। फिर तो हो भी गया, 2 साल भी कहा यार, सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट हो गई 1-1.5 साल में, है ना। 1-1.5 साल मान सकते हो आप मैक्सिमम, थोड़ा सा गेट का और ये बाकी अपना एमटेक का है। तो उसमें हमारा हो गया था, तो मैं समझ सकता हूँ कि हो जाएगा। और हमने यार 3 साल पहले किया था, 4 साल पहले। पर बैठना पड़ेगा दोस्त, हाँ, अंधों की तरह, कुत्तों की तरह बैठना पड़ेगा, सब कुछ भूल के, दोस्ती यारी सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ। अगर आप एकदम 3rd-4th ईयर में आ गए हो, हाँ, तो ये तो बेसिक है। मतलब आपको तुम्हारे मैक्सिमम दोस्त छूट जाएंगे अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रहेंगे। जो तुम्हारे कॉलेज का 20-30 बच्चों का ग्रुप है या 10-15 का भी है, बहुत मुश्किल से 2-3 बचते हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा। जब जॉब लगेगी ना सबकी, कोई बैंगलोर है, कोई दिल्ली गुड़गांव है, कोई हैदराबाद पुणे है, कहाँ नहीं हो पाता। अरे बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी का दोस्त है, उसकी बहुत बढ़िया जॉब लग गई 50 लाख की, दूसरा दोस्त बेरोजगार है, तो अब वो है, उसको लगेगा कि जो जिसकी जॉब अच्छी लगी है वो छोटे वाले को नीचा दिखाएगा। ऐसा होता ही नहीं है, वो नीचे वाला खुद ही नहीं जाएगा उसके पास, उसे खुद शर्म आएगी। यही होता है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी, तुम्हें घर से निकलने में शर्म आ जाएगी भाई। बिल्कुल, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे रिलेटिव बैठे होंगे, रिलेटिव छोड़ो भाई, तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ नहीं, भाव नहीं देंगे भाई। ये सच्चाई है यार, ये सच्चाई है। जब तक आप अपने लिए खुद की नज़रों में इज्जत नहीं कर पाओगे ना, और वो नहीं कर पाओगे अगर आप नहीं कर पाते तो, मतलब अगर आप अच्छे से प्लेसमेंट नहीं ले पाए, अच्छी जॉब नहीं ले पाए, आप खुद की नज़रों में अच्छा नहीं उठ पाए, तो आपकी कोई और इज्जत क्यों करेगा जब आप खुद की इज्जत नहीं कर। घर वाले भी नहीं करेंगे भाई, नहीं करते। उसके बाद तुम देख लोगे, बोलेंगे नहीं, पता चल जाता भाई। हाँ, जैसे पहले हमारे बच्चों ने कहाँ इज्जत करते घर वाले, अब तो करते हैं भाई थोड़ी बात। तो सिंपल सा फंडा यार, आप जब अपनी नज़रों में खुद इज्जत कर लोगे ना अपनी, तो दूसरे भी कर लेंगे। और अपनी नज़रों में खुद इज्जत कैसे करोगे? जब तुम लगेगा भाई तुमने कुछ तो फोड़ दिया, मज़ा आ गया, मैंने कुछ किया, मज़ा आ गया, मैंने कुछ जो किया उसको देख के मज़ा आ गया। और वो तभी लगेगा जब यार आप अपनी ज़िंदगी में दोगे टाइम। अगर आप यूपीएससी में होते तो आप आईएएस बनते तो मज़ा आता, आप कंप्यूटर साइंस में हो तो एक अच्छी जॉब, अच्छा इंजीनियर बन पाओगे तब मज़ा आएगा। और अब आपको लगता है भाई एआई आपकी जॉब ले लेगा। मतलब बहुत आपके बारे में जो डाउट्स है ना उसे कम करो और बैठ जाओ बस। मुझे पता है एक और चीज़ होती है, तूने सुना होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं ना एक चीज़ को शुरू करने में, वो शुरू ही नहीं कर पाते। वो तो कर ही नहीं पाते, रोड मैप पे रोड मैप, रोड मैप पे रोड मैप। मैं आज बैठा, मेरे को मान ले मैंने सोचा, सिंपल सोचा कि मुझे Node.js पढ़नी है, एक्शन सीधा सिंपल, अगला एक्शन। जो पहली वीडियो मिली वहां से स्टार्ट कर दो, YouTube पे सर्च करो जो पहली मिली। भाई अपना फेवरेट क्रिएटर ढूंढो। अच्छा अभी रोहित मेरे को बता रहा था, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, किसी बच्चे ने कमेंट ही किया था कि भैया आपसे पढ़ रहा हूँ, आपकी जब तक अगली रिएक्ट की वीडियो नहीं आएगी मैं वेट करूंगा, या तब तक, मतलब समझ रहे हो, ऐसा कोई नहीं होता यार। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो भाई। अगर आपने सोचा आपको रिएक्ट खत्म करनी है, ठीक है, रोहित की वीडियो नहीं आई, किसकी है, सबसे ऊपर देखो ना किसकी वीडियो, उठा के देखो, समझो, चैट जीपीटी से क्वेश्चंस करो, अपना प्रॉब्लम, एक जो भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो उस पर काम करने लग जाओ। ऐसे से सीखते हैं। आप अगर दिमाग लगाते रहोगे यार रोड मैप क्या होना चाहिए, मेरी जॉब कैसे लगेगी, जावा पढ़ के प्लेसमेंट कितनी लगेगी, कुछ नहीं होगा दोस्त। कई लोगों ने मास्टर इसी में कर ली, रोड मैप ढूंढने में, बेस्ट रोड मैप। कि तभी तो किसी लोगों के चैनल चल रहे हैं रोड मैप बना के, क्योंकि लोग देख रहे हैं भाई। हमारे भी चल रहे थे पहले तो। अब हम बोल सकते हैं क्योंकि हम नहीं बना रहे हैं। नहीं बनाएंगे भैया अब ये, क्योंकि सारे थोड़ी ये वीडियो देख रहे हैं। देखो वो तो बनाने पड़ते दोस्त, थोड़ा तो बहुत सच्चाई है, थोड़ा बहुत तो करनी पड़ेगी। हाँ,
तो यार यही है, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक और चीज जो मैं हर बच्चे को बताना चाहता हूँ कि यार प्रोसेस को ना एंजॉय करना, जो तुम्हारी पढ़ाई वाली प्रोसेस होगी, मजा आना चाहिए तुम्हें मजा आना चाहिए। कि जो देखो तुम्हारा वो एंड गोल कभी अचीव नहीं होगा। चलो तुम्हें नौकरी मिल गई 25 लाख की, उसके बाद तुम्हारा एंड गोल बदल जाएगा, 50 लाख की चाहिए, अब मुझे 50 की चाहिए, अब मुझे 75 की चाहिए, अब मुझे 1 करोड़ की चाहिए। वो जिंदगी भर तुम भागते रहोगे। तो इससे बढ़िया ये है कि जिस प्रोसेस में तुम होने पढ़ने वाली, ऐसा मत समझना कि तुमने पढ़ लिया, तुम्हारी नौकरी लगी, उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। कभी नहीं होती, नहीं होगी भाई, बहुत काम होगा उसके बाद। पैसे कमाओगे ना 1 रुपये, उसको खर्च करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वीकेंड पता कैसे निकलेगा? इससे बढ़िया सो ही जाऊं। सही बात है। मंडे टू फ्राइडे काम होगा, उसके बाद सो जाओगे। ऐसी तुम्हारी बहुत हैपनिंग लाइफ नहीं होने वाली जो तुम सोच रहे हो। कंफर्ट वाली लाइफ होगी कि भैया तुम घर पे हो, सारा सामान है, खाने का तुम कुछ मंगा सकते हो, पहनने के लिए सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कभी महीने साल में 1-2 बार घूमने जा सकते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अभी भी देख लो यार, और हाँ, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो पूरे साल घूम सकते हो, ये भी बढ़िया है। फिर तो बेस्ट है, फिर तो घूमते रहो। अभी भी पता है, इस वीडियो बनाने से पहले ना हम ऐसी बात कर रहे थे नॉर्मल, और अचानक से हमारा टॉपिक आ गया कि किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर उसी लैंग्वेज में कैसे लिखा होता है। हाँ। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल। हाँ। तो यही बता रहा हूँ, हमें क्योंकि मजा आता है यार। अगर हम एक टेक्निकल टॉपिक पे बात करने लगेंगे ना, हमें मजा लगेगा कि अच्छा ये कैसे होता है, सीखने क्यूरियोसिटी है इस चीज़ की। तो ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको कंप्यूटर साइंस अच्छे से पसंद है ना, अंदर से पसंद है, तो आपको बहुत मजा आएगा इस प्रोसेस में। नहीं पसंद है और आपने ले लिया तो पसंद कर लो, ठीक है। आप खुद से जब सॉल्व करने लगोगे ना चीज़, आपको मजा भी आने लगेगा, पसंद भी आई जाएगी। वो एंजॉय करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। वैसे दोस्त बनाने की कोशिश करो और अपने पहले खुद के अंदर एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूंगा, मुझे पढ़ने में मजा आता है, मुझे टैग को सीखने में मजा आता है। इससे आप कहीं नर्ड तो नहीं लगोगे, कहीं भाई लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं। अब तो इसलिए हमने पता वो बोलना भी बंद कर दिया कि शेयर करो इंस्टाग्राम, सॉरी लिंक्डइन पे, क्योंकि लोगों को जिनको पता है वो करते हैं, जिनको नहीं पता वो आज भी उसी में लगे हुए हैं कि यार मैं ना, शर्म आ जाएगी मुझे कि मेरे दोस्त बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस क्यों शेयर कर रहा है रोज। भाई जो बेशरम है वो है। इस पे भी वीडियो बन चुकी है कि भाई बेशरम कोडर बनना है तुम्हें। बेशरम तो बनना पड़ेगा भाई, लोग तो मजाक उड़ाते रहते हैं, जिंदगी भर उड़ाएंगे। देख लो भाई टिकटॉक को कहाँ पहुंच गए, सब फ्लाइट में घूम रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। जब तुम्हारा पैकेज लग जाएगा ना 25 लाख का, 50 लाख का, तो मजाक नहीं उड़ाएगा कोई भी। सिंपल सी बात है। अरे तुम भी तो मजाक उड़ाते हो किसी का कि तुम्हारा कोई दोस्त रील बनाता है, ये करता है, तुम भी उड़ाते हो। चाहे पैसे कमाता हो बहुत भाई साहब। भाई क्रैश नहीं हो रहे ऐसे घूमो। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, एक इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही थी अभी, यहाँ पे यहीं पे थे। तो वही यार, हम वही कह रहे थे तुम्हें कि प्रोसेस को ना एंजॉय करो, कि तुम्हें मजा आना चाहिए चीजों को। और जनरली वो मजा तभी आएगा जब बैठोगे, जब 1-2 महीने बैठो, ऐसा नहीं आएगा कि इंटरेस्ट खुद ही बन जाता है। हाँ। इंटरेस्ट बनाना पड़ता है धीरे धीरे, और वो इंटरेस्ट तब बनेगा जब तुम्हारी हैबिट बनेगी। और एक बार हैबिट बन गई, इंटरेस्ट तुम्हारा खुद जाग जाएगा। जो काम होने लगता है ना उसमें मजा आने लगता है यार। अब मैं तो सबसे बढ़िया इनको ये बोलता हूँ कि जो तुमने सीख लिया ना, और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने उसके अंदर से कुछ ऐसा निकाल दिया, और उसको अगर तुम कहीं शेयर कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी की हेल्प कर दूं, मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, किसी और का फायदा हो जाएगा। और अगर तुमने उसको ट्विटर या लिंक्डइन में कहीं भी शेयर कर दिया, और सोचा करो उसमें ना किसी ने 5 लाइक आ गए, भाई इतनी खुशी मिलेगी ना तुम्हें वैलिडेशन मिल जाएगा। तुम यही करो कि अगर तुम कुछ सीख रहे हो ना, उससे कुछ ऐसा निकालो कि जो किसी ने और ने नहीं निकालो। और ये बिल्कुल पॉसिबल होता है, हर टॉपिक के साथ होता है। और मैंने कितना देखा यार, हमने अभी जब देखा हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं स्ट्राइक के या फिर उससे पहले नेक्सस के भी, कितने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बच्चों ने और उसको शेयर किया है, उनको कितना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, पूरी कम्युनिटी से मिला है यार। कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, वो उनका मतलब एक्चुअली उनको एक पाथ मिल गया, वो उनके एक मोटिवेशन आ गई इंटरनल कि यार मैंने क्या बढ़िया प्रोजेक्ट बना दिया। 5 बच्चे तो भी वो भी जीत के आए थे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता था। तो सोचो अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो ना, तो फिर आप क्यों शेयर नहीं करोगे? कोई रीजन ही नहीं है यार ना शेयर करने का, कि आप अपनी प्रोग्रेस शेयर नहीं करोगे। लोगों को लगता है छोटी प्रोग्रेस है तो क्या हो गया यार, छोटी है, आगे बड़ी हो जाएगी। कोई तो छोटी भी नहीं कर रहा। हमेशा कोई ना कोई तुमसे बड़ा ही होगा, और हर फील्ड में होगा। तुम टेस्ला भी बना दोगे, किसी और ने कुछ और अच्छा बनाया होगा, तो वो कोई बात नहीं होती है। तुम अपनी प्रोग्रेस शेयर करो, जो भी बना रहे हो भाई, बिल्ड कर रहे हो उसको करो। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तुम्हें इससे व्यूअरशिप मिलेगी, उससे बेहतर तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी कि तुम एक बहुत ही तगड़ा कुछ काम कर पा रहे हो, और मजा आएगा। हमने ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे दिया, कहीं ज्यादा बोर ना हो गए होंगे। ज्यादा नॉर्मल ही है, बातें ही कर रहे हैं, दोनों ज्ञान ही दिए जा रहे हैं हमें। पहले कहानी सुनाई 10 मिनट, उसके बाद ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, पागल कर दिया हमें। तो आप बताओ फिर, यहीं तक ही रखें इस वीडियो को? तो अगला टॉपिक बताना किस चीज पे हम डिस्कस करें। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर टेक टॉपिक चाहिए या थोड़े और नॉलेज चाहिए किसी चीज के बारे में, तो आप बता सकते हो। कुछ बच्चों का मैंने देखा था स्टार्टअप वगैरह के लिए कह रहे थे, बताना तुम क्या क्या, जिसमें ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर बना देंगे, हम बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल। और हमें तो मजा आ रहा है भाई इस पे, आराम से खुला पूरा मौसम खुला हुआ है, बीच में धूप आ रही है, बीच में ठंड आ रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो अब आपको मिलते हैं हम, तब तक आपको
पढ़ाई करो, मजे करो, बाय बाय। जय हिंद।